एपिसोड की शुरुआत में हमें जेराल्ड को दिखाया जाता है, जो कि उसी मोमेंट को याद करता है जब हार्डेस ने उससे कहा था कि तुम बस रिजेक्शन की वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो। वो उसके सामने सिजिल को ले गया और वो कुछ भी नहीं कर पाया। प्रेजेंट सीन में उसके सैनिक उसे बताते हैं कि हम बेलवर पहुंचने वाले हैं। जेराल्ड अपने मन में कहता है, मैं इस बात को खुद वेरीफाई करूंगा कि तुम उस मॉन्स्टर की ड्रैगन कंसोर्ट बनी हो या नहीं। वो अपने साथ एक सेक्रेट स्फीयर को भी लेकर आया था। दूसरे सीन में जेक कहता है, ये प्रिंस जेराल्ड आकर क्या चाहता है। एक ऑफिशियल विजिट न होने के बावजूद भी ये बहुत जल्दी है, हम अपनी पूरी तैयारी भी खत्म नहीं कर पाए। कामिला कहती है, वो यही तो चाहता है। उसने कहा था कि वो विजिल की उपस्थिति में दोनों कंट्रीज के फ्यूचर रिलेशनशिप को देखना चाहता है। तभी वहाँ पर एक सुंदर सी ड्रेस में लटके हुए चेहरे के साथ जिल आ जाती है। जेक कहता है, क्या तुम अपने चेहरे के साथ कुछ कर नहीं सकती। स्फीयर उससे कहती है, जिल तुम्हें थोड़ा जेंटल वूमन की तरह स्माइल करना चाहिए। जिल कहती है, क्या इस तरह। जेक कहता है, अब ये बिल्कुल विलेन वाला चेहरा लग रहा है। जिल कहती है, सॉरी लेकिन मुझे कभी क्यूट चेहरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मुझे नहीं आता। स्फीयर कहती है, जिल तुम पहले से ही अडोरेबल हो, तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस की जरूरत है। शायद तुम थोड़ी एक्सेसरी रखोगे तो उससे बात बन जाएगी। जिल कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने गार्ड में एक बीपर रख लेती हूँ। स्फीयर कहती है, क्या तुम प्रिंस गार्ड को इतना हेट करती हो। वो कहती है, हाँ। स्फीयर उससे कहती है, सिचुएशन चाहे जो भी हो, लेकिन उसे लगता है कि तुम यहाँ पर किडनैप की गई हो। अगर तुम इस बात को गलत साबित करना चाहती हो तो तुम्हें दिखाना होगा कि तुम यहाँ पर खुश हो। इसके लिए तुम्हें इस तरह के एक्सप्रेशन रखने चाहिए जैसे तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया जा रहा हो। जिल उससे कहती है, लेडी स्फीयर तुम सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हो। स्फीयर ये सुनकर खुश हो जाती है। वो सभी अब एम्परर के पास चले जाते हैं। एम्परर उसे देखकर कहता है, वैसे तो तुम हमेशा ही अच्छी दिखती हो, लेकिन इन कपड़ों में कुछ ज्यादा क्यूट लग रही हो। हमारे पास अभी भी टाइम है, क्यों ना तुम अपने बाल बना लो। वो जिल के बालों को टच करने वाला होता है, लेकिन जिल उससे दूर हट जाती है। जिल उससे कहती है, आप मुझसे ज्यादा क्यूट दिख रहे हैं। हार्डेस कहता है, क्या तुम कहना चाह रही हो कि मैं तुम्हारी पसंद को सूट नहीं कर रहा हूँ। जेक कहता है, अपनी कन्वर्सेशन को बाद के लिए बचा कर रखो, अभी हमारे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। हार्डेस कहता है, तुमने सही कहा। क्रेटोस की गवर्नमेंट दावा कर रही है कि मैंने जिल को किडनैप किया है। इस बात को गलत साबित करने के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ पर उपस्थित रहो। अगर तुम मुस्कुरा कर बैठी रहोगी तो भी उससे काम चल जाएगा। वो उसके एक्सप्रेशन को देखकर कहता है, तुम्हारे एक्सप्रेशन और भी डरावने क्यों होते जा रहे हैं। जिल कहती है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। जब भी मैं अटैक के बारे में सोचती हुई ऐसी हो जाता है। कामिला कहती है, लेकिन वो तो तुम्हारे लिए आ रहे हैं ना। जिल कहती है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव मैं नहीं हूँ। वो हार्डेस से कहती है, लेकिन चिंता मत करिए, मैं आपको किसी भी कीमत पर बचा लूंगी। ये सुनकर हार्डेस बेहोश हो जाता है। वो दोनों रास्ते में जा रहे होते हैं। जिल कहती है, मैं इस बात से डिसअपॉइंटेड हूँ कि मैं बिल्कुल भी क्यूट नहीं दिख रही हूँ। हार्डेस कहता है, तुम पहले से ही बहुत क्यूट हो। जिल कहती है, मेरे मन में प्रिंस जेराल्ड के लिए उनकी आग जल रही है। हार्डेस कहता है, तुम इस समय भी उस प्रिंस के बारे में सोचिए बजाय मेरे। तुम दोनों के बीच में एक एंगेजमेंट से ज्यादा और भी कुछ है। एक प्यार और नफरत में बस थोड़ा सा ही फर्क होता है। जिल कहती है, आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हार्डेस कहता है, मेरा प्लान बदल गया, तुम मीटिंग अटेंड नहीं करोगे, तुम बस अपने रूम में रहोगे। जिल उससे कहती है, लेकिन काफी डेंजरस है, आपने अभी तक अपने किडनैपिंग के झूठे अपराध को गलत साबित नहीं किया है। हार्डेस कहता है, मैं उस प्रिंस को तुम्हें नहीं लेने दूंगा। ऐसा बोलकर वो वहां से जाने लगता है। जिल उसे पीछे से रोकने लगती है। जेक कहता है, आखिर तुम दोनों ने अब यहाँ पर लड़ना क्यों शुरू कर दिया। कामिला कहती है, जिल तुम्हारी स्ट्रेंथ इस पर काम नहीं करेगी, एम्परर अभी जीलस है। वो दोनों उसकी ओर देखने लगते हैं। कामिला कहती है, हमारी तरफ मत देखो, ये मत बोलो कि तुम्हें ये चीज दिखानी है कि तुम कितनी अच्छी तरह से घुल मिल रहे हो। जिल कहती है, हाँ ये काम पहले है, मैं स्माइल करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी। हार्डेस कहता है, तुम अपने आप को बेकार में इतनी फोर्स कर रही हो जब तुम पहले से इतनी क्यूट हो। जिल कहती है, आपको ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। हार्डेस कहता है, तो क्या तुम अब मुझे हेट नहीं करती। जिल कहती है, बिल्कुल भी नहीं। हार्डेस कहता है, क्या सच में प्रॉमिस करो। जिल कहती है, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटती। हार्डेस कहता है, फिर तो मैं तुम पर ट्रस्ट कर लेता हूँ। जिल कहती है, हाँ बिल्कुल, तो बताइए प्लान क्या है और मुझे किससे लड़ाई करनी है। हार्डेस कहता है, प्लान बहुत सिंपल है, तुम्हें बस अपने दिमाग में मेरे बारे में ही सोचना है। वो उसे पकड़ता है और उसे किस कर देता है। जिल चौंक जाती है। वो कहता है, तुम हमेशा मेरे सामने डिफेंसलेस रहती हो, तुम सच में काफी अडोरेबल हो। वो दोनों काफी गुस्सा हो जाते हैं। कामिलिया कहती है, एक अडल्ट होने के बावजूद भी तुमने ऐसा किया, तुम्हें पंच खाने की जरूरत है। ये सबसे अच्छा तरीका है प्रिंस जेराल्ड को ये दिखाने का कि हम दोनों को अच्छे से घुल मिल रहे हैं। अब इसके जो एस्पिरेशन होंगे वो बस मेरे बारे में होंगे। जिल कहती है, वो मेरी फर्स्ट किस थी। हार्डेस कहता है, तो क्या तुम इसे दोबारा करना चाहोगी जब हम दोनों अकेले हो। जिल कहती है, योर माय जस्टी, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको हेट नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी ऐसा बोलकर वो उसे थप्पड़ लगा देती है। दूसरे सीन में जेराल्ड कहता है, आपने इस मीटिंग के लिए तुरंत एग्री कर दिया, उस बात के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन हार्डेस अपनी लाल गाल को लेकर बैठा हुआ था। वो कहता है, क्या हुआ, प्लीज कंटिन्यू कीजिए, मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ। जेराल्ड कहता है, मैं पहले मिस जिल से बात करना चाहूंगा। जिल कहती है, मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है। हार्डेस कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन सच तो यह है कि जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हम दोनों को लवर वाले झगड़ा हो गया था। जिल कहती है, क्या कहा तुमने। हार्डेस कहता है, अभी हमारे सामने गेस्ट है। वो उससे कहता है, प्रिंस जेराल्ड, जैसा आप देख सकते हैं कि मेरी वाइफ बहुत छोटी है, तो मैं चाहूंगा कि आप उसकी रूडनेस के लिए उसे माफ कर दे। वैसे भी इस झगड़े की वजह आप ही है। जेराल्ड कहता है, मैं आपकी बात समझा नहीं। हार्डेस कहता है, जब मुझे पता चला कि आप इसे लेने आ रहे हैं तो मैं जीलस फील करने लगा। मैंने इससे पूछा, क्या तुम घर जाना चाहती हो। इसने मुझे थप्पड़ मारकर कहा, क्या तुम्हें मेरे प्यार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जिल अपने मन में कहती है, तो ये मेरे गुस्से का भी फायदा उठा रहा है। हार्डेस कहता है, सॉरी मैं कार्वेल फैमिली को पहले इन्फॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन मैं चाहूंगा कि झूठे आरोपों को अवॉइड किया जाए, क्योंकि मैं अपनी दूसरे गाल पर एक बार थप्पड़ नहीं खाना चाहता। जेराल्ड कहता है, तो एम्परर थप्पड़ खा रहा है। वो कहता है, मैं एक ऐसे एम्परर हूं जो अपनी बाइक के आगे झुकता है। वो कहता है, मैं खुश हूं कि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई। जेराल्ड कहता है, हमने अभी बात खत्म नहीं की है। हार्डेस कहता है, तो क्या तुम हम कपल्स के झगड़े मीडिएटर बनोगे। जिल कहती है, हमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, अगर आप अच्छे से माफी मांग ले तो। हार्डेस कहता है, मुझे जितनी बार माफी मांगना पड़े मैं मांग
काम लूंगा। मैं तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए क्या करूँ, मैं तुम्हारे बारे में बहुत परेशान था। वो जेराल्ड से कहती है जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीजें ठीक चल रही है, आपको इतनी दूर तक ट्रैवल करके आना पड़ा, उसके लिए मुझे माफ करना। जेराल्ड कहता है तो तुम्हारा घर लौटने का कोई इरादा नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर क्राउन प्रिंस की वाइफ के रूप में डिसाइड हुआ था, तो तुम अपने घर परिवार को छोड़कर इतनी दूर क्यों आ गई। जिल कहती है क्योंकि एम्परर को मेरी जरूरत है। जेराल्ड कहता है तो उसे बस तुम्हारी इस जरूरत को रोकना है। आर्डस कहता है मैं समझा नहीं। जेराल्ड कहता है तुम 14 साल से छोटी लड़की को ढूंढ रहे थे जो ड्रैगन गॉड को देख सकती है ताकि तुम इस कर्ज को रोक सको। आर्डस कहता है ये बात सच है और मैं इस बात से डिनाई न कर सकता। जेराल्ड कहता है लेकिन क्या हुआ अगर जिल उस कर्ज को ना रोक पाए तो। मैंने पोर्ट पर हुए मिलिट्री इंसिडेंट के बारे में सुना है, पॉलिटिकल मामलों के हिसाब से मार्क्वेस वेल को जिंदा रखना एक सही डिसीजन है। इससे लोगों को लग रहा है कि वो कर्ज झूठा था या फिर वो टूट चुका है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर कर्ज अभी तक नहीं टूटा है तो मार्क्वेस वेल मर जाएगा। तभी वहाँ पर गार्ड आकर कहता है मुझे बीच में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन कुछ बुरा हो गया है। जिल अपने मन में कहती है मार्क्वेस वेल मर चुका है। दूसरे सीन में कामिला कहती है गार्ड के अनुसार मार्क्वेस वेल ने अपने आप को गला घोटकर मार लिया। जिल कहती है और लेडी स्पेयर के साथ क्या हुआ। कामिला कहती है वो उसकी बॉडी को चेक करने के लिए गए हैं, भले ही उसने कितनी भी परेशानी खड़ी क्यों ना की हो, लेकिन वो फिर भी उसके फादर है। जेक कहता है हमें जल्दी इससे रिलेटेड एक नोटिस जारी करना होगा। कामिला कहती है इसका कोई फायदा नहीं है, ये बात पहले ही फैल चुकी है, सभी लोग इस बात से डरे हुए कि एम्परर के कर्ज की वजह से वो ना मर जाए। जिल कहती है ये जरूर प्रिंस जेराल्ड ने किया होगा। कामिला कहती है लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा। जिल कहती है मीटिंग के दौरान उसने कुछ अजीब बातें कही थी, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मार्क्वेस वेल को मरते हुए देखा, वो एम्परर को मारना चाहेंगे। कामिला कहती है इसका मतलब प्रिंस जेराल्ड उन लोगों से कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी मार्क्वेस वेल की मौत जिस तरह से हुई है वो काफी अजीब है। वो जिल से कहती है क्या तुम्हें वो स्टोरी याद है जो मैजिक शील्ड के बारे में मैंने तुम्हें बताई थी, वो उससे और भी आगे है। मैजिक शील्ड की वजह से गॉडेस का कर्ज पावरलेस हो गया, इस वजह से वो काफी गुस्सा थी। उसे पता था कि अगर वो असली रूप में यहाँ पर आएगी तो शील्ड उसे दूर ढकेल देगी, इसलिए उसने अपने आप को ब्लैक स्पेयर में कन्वर्ट कर लिया। जिल कहती है क्या तुम्हारा मतलब गॉडेस के सेक्रेट स्पेयर से है जो क्रेटोस की रॉयल फैमिली की जनरेशन से चली आ रही है। जेक कहता है क्या वो कहानी सच है, मुझे लगा था कि केवल ड्रैगन गॉड के इवनली स्वॉर्ड की कहानी सच है। जिल कहती है इवनली स्वॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करती। जेक कहता है सच तो यह है कि वो शताब्दियों पहले गायब हो गई थी, लेकिन अगर मैं अपना फोकस करूँ और उस पर ध्यान लगाऊं तो मैं शायद उसे देख सकता हूँ। कामिला कहती है हे हथियार प्रेमी इस बातचीत को रास्ते से भटकाना बंद करो। वो बताती है जब उस स्पेयर को एम्परर और उसकी वाइफ के सामने प्रेजेंट किया गया तो वो स्पेयर ड्रैगन कंसोर्ट के आर पार हो गया, लेकिन ड्रैगन कंसोर्ट को रियलाइज हो गया था कि वो गॉडेस थी, इसलिए उसने अपने आप में स्वॉर्ड बचा ली और गॉडेस को भी अपने साथ ट्रैप कर लिया। परिणाम स्वरूप मैजिक सील टूट गई, लेकिन वो गॉडेस अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाई, इस वजह से कर्ज भी गायब हो गया। जेक कहता है ये बस एक मिथ है, ऐसा नहीं है कि आपको भी सेम सिचुएशन झेलनी पड़ेगी। कामिला कहती है लेकिन माइजेस्टी के कर्ज होने की वजह से ही वो आज सिंहासन पर आ पाए हैं। जिल कहती है लेकिन माइजेस्टी को कर्ज प्रिंस होने की वजह से सबसे अलग किया जा रहा है। तभी वहाँ पर स्पेयर आ जाती है। जेक उससे कहता है तुम यहाँ पर तुम रात में थकी होगी, तुम्हें आराम करना चाहिए। स्पेयर कहती है नहीं, पहले मुझे इसके सामने अपनी रेस्पेक्ट शो करनी होगी। ऐसा बोलकर वो सेक्रेट स्पेयर को समन करती है और जिल पर अटैक कर देती है। जिल कहती है कौन हो तुम। स्पेयर के अंदर गॉडेस की आत्मा आ गई थी। वो कहती है मैं ड्रैगन एम्परर की असली वाइफ हूँ, तुम बस एक इंपोस्टर हो। जेक और कामिला उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने एक ही बार से उन दोनों को दूर फेंक देती है। जिल इसी मौके का फायदा उठाकर सेक्रेट स्पेयर में लात मारकर उसे दूर फेंक देती है। लेडी स्पेयर वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी हार्डस वहां आकर अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड को समन कर लेता है और उसे मारने वाला होता है। जिल उसे बचा लेती है। वो कहती है कि लेडी स्पेयर को किसी ने पॉजेज कर लिया है। हार्डस कहता है मैं उसे इसके साथ ही मार दूंगा। गॉडेस कहती है तुम मुझे मारोगे, लेकिन मैं ही हूँ जो तुम्हें प्यार कर सकती है। ऐसा बोलकर गॉडेस की सोल सेक्रेट स्पेयर में चली जाती है और वो जिल पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी हार्डस उसे स्पेयर को अपने एक हाथ से रोक लेता है। गॉडेस की आत्मा हार्डस के शरीर से चिपटने लगती है। जिल उसे खींचकर कहती है उसे अकेला छोड़ दो और वो वहीं पर डिसअपीयर हो जाती है। हार्डस कहता है आखिर तुमने उसे क्यों बचाया, मैं उसे वही मार सकता था, वो एक छात्र वूमेन है, वो अभी भी इसके अंदर छुपी हुई बैठी होगी। जिल कहती है अभी हमें ऐसे तरीके के बारे में सोचना होगा जिससे लेडी स्पेयर की जान बच सके। हार्डस कहता है मैं अपना डिसीजन ले चुका हूँ, लेडी स्पेयर को मेरे हवाले कर दो। जिल उससे मना करते हुए कहती है उस शैडो ने कहा था कि वो आपकी असली वाइफ है और मैं एक इंपोस्टर हूँ, लेकिन मैं आपकी वाइफ हूँ। हार्डस कहता है मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मुझे बेवफाई के लिए तुम जैसे से फटकार मिलेगी जो मुझे प्यार भी नहीं करता। यह सुनकर जिल शॉक रह जाती है। वो जेक और कामिला से कहता है वो मॉन्स्टर औरतों को अपने बस में करती है, इसलिए जल्द से जल्द नोटिस जारी करो, टाउन में जितनी भी औरतें हैं उन सबको मेल में लाओ, खासकर 14 साल और उससे बड़ी वाली औरतों के प्रति सावधान रहना, अगर वो कोई भी परेशानी खड़ी करे तो उन्हें तुरंत वहीं पर मार देना। जिल कहती है अगर आप ऐसा करेंगे तो अपोजिशन इस बात का फायदा उठाकर आप पर आरोप लगाएगी, लेकिन हार्डस उसकी बात को इग्नोर कर देता है। वो कहता है इस टाउन में ऐसी कोई भी वूमेन नहीं रहनी चाहिए जो उसके लिए सूटेबल पात्र बन सके। जिल अपने मन में कहती है गॉडेस अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकती, अगर वो कहानी सच है तो उसकी ताकत 14 साल के बाद अपीयर हुई थी, इसलिए ये एक ऐसी लड़की की तलाश कर रहा था जो 14 साल से छोटी है ताकि गॉडेस कभी भी उसके अंदर ना आ सके। हार्डस कहता है कामिलिया लेडी स्पेयर को ले जाओ और उसे ऑब्जर्वेशन के अंदर रखो। वो जाते हुए कहता है अगर मैं उसे नहीं मार सकता तो मैं अपने डिसीजन में तुम्हारे लिए कॉम्प्रोमाइज करूंगा, जैसा मैंने पहले ही कहा था, मैं अपनी वाइफ के आगे झुकूंगा। दूसरे सीन में जिल अपने कमरे में होती है और वो अपना सारा गुस्सा एक तकिए पर निकाल रही होती है। वो कहती है आखिर वो स्टूपिड हस्बैंड अपने आप को समझता क्या है, कहता है मैं अपनी पत्नी के आगे झुकूंगा। वो अपने मन में कहती है ब्लैक स्पेयर गॉडेस का पात्र और ड्रैगन गॉड की वाइफ, तो यहाँ के लोगों को लगता है कि उन देवी देवताओं की शादी होना सच है और मैं इनके बीच में फंस गई हूँ। जिल एम्परर की बात को याद करते हुए अपने मन में कहती है आखिर उस एम्परर में अच्छा ही क्या है, वो हर समय बेहोश होता रहता है, वो बिल्कुल भी डिपेंडेबल नहीं है, लेकिन वो खाना अच्छा बनाता है, उसने मुझे एप्पल से रैबिट बनाना सिखाया,
यहाँ तक कि उसने मेरे लिए लोगों से उल्टी सीधी बातें भी सही। वो चाहता है कि काश हम असली के मैरिड कपल बन जाए। शायद मुझे बचाने के लिए थैंक्स तो कहना चाहिए। लेकिन जिल जैसे ही दरवाजा खुलती है तो एम्परर भी वहीं पर था। राव कहता है ये कितना अच्छा है, जिल अभी भी जगी हुई है, अब जल्दी करो और माफी मांग लो। जिल कहती है कुछ बात है क्या? हार्डेस कहता है मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने जो भी कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे हिट करो। जिल कहती है ठीक है, मुझे अपना हाथ दिखाओ जिसमें तुम्हें चोट लगी है। हार्डेस अपना हाथ नहीं दिखा रहा होता है। वो कहता है मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। जिल उसके हाथ को पकड़ कर कहती है तुम्हें कैसे दर्द नहीं हो रहा है, मेरे साथ चलो, मैं इसे मैजिक से हील कर देती हूँ और उसमें बैंडेज लगा देती हूँ। हार्डेस कहता है प्लीज मुझे इतनी जेंटली ट्रीट मत करो, मुझे नहीं पता कि आगे क्या करूँ। जिल कहती है फिर तो मेरे पास इतने खुश होकर माफी मांगने में मत आओ। आप ऐसे ही है, आप हमेशा कहते रहते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं आपको हेट ना करूँ और मैं आपको पसंद करूँ, लेकिन आपने मेरी तरफ एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ाया है। आप हैप्पी फैमिली की बातें करते हैं, आपको क्या लगता है मैंने नोटिस नहीं किया होगा? आपने कभी मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाया है। तो राव उसे समझाने की कोशिश करता है। हार्डेस कहता है नहीं रहने दो, ये सही है, हमें एक दूसरे के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, वरना ये अंत में हमारे लिए बुरा होगा। तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर आकर कहते हैं पूरे टाउन में आग लग गई है और लोग चिल्लाते हुए महल की ओर आ रहे हैं, आपको यहीं पर रहना चाहिए। ऐसा बोलकर वो चाकू निकालने लगता है। हार्डेस उसे नोटिस कर लेता है, वो अपनी तलवार निकाल लेता है। वो राव से कहता है जिल का ध्यान रखना। राव जिल को एक शील्ड के अंदर बंद कर लेता है। हार्डेस उन सभी लोगों को मार देता है। वो कहता है अगर मैं कहूंगा कि ये लोग कर्ज की वजह से मारे गए तो सारी चीजें अपने आप ही सेटल हो जाएंगी। एक सोल्जर उसके पैरों को पकड़कर कहता है मेरी वाइफ और मेरी बेटी को मुझे वापस लौटा दो। हार्डेस कहता है हमने पहले बताया था ये हम इवैक्यूएशन के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है तुम मेरे जैसे कर्ज एम्परर पर विश्वास नहीं करना चाहोगे। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है। हार्डेस कहता है क्या टाउन में फैली आग की बात सच है? गार्ड कहता है हाँ, और कुछ लोग महल की ओर बढ़ रहे हैं। हार्डेस कहता है वो लोग मेरे सिर के पीछे हैं, होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास जो भी कुछ है उसे लड़ाई में लगा दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जिल उसे चिल्लाकर रोकने की कोशिश करती है। राव कहता है इसका कोई फायदा नहीं होगा, वो तुम्हें नहीं सुन सकता, ये बैरियर दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूँ अगले एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत में टाउन को दिखाया जाता है जहाँ पर काफी जगह आग लग चुकी थी। जेक कहता है ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जैसा कैप्टन ने कहा था। कामिला कहती है आखिर लेडी जिल असलियत में है कौन? हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें जिल ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि अगर पूरे टाउन में आग को फैलाना है तो किन जगहों पर पहले आग लग सकती है। हुगो कहता है इस तरह तो ग्लोरी हमारी हो जाएगी। कामिला कहती है तुम किस ग्लोरी की बात कर रही हो, चारों तरफ बस आग लगी हुई है। हुगो कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मल्टीपल जगहों पर एक साथ आग लगाई गई है, मुझे लगता है किसी के मरने से पहले ये आग अपने आप ही बुझ जाएगी। ये मुझे मार्क्विस बेल का मेथड लग रहा है, हो सकता है वो अभी भी जिंदा हो। कामिला कहती है ऐसा लगता है वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो टाउन के लोगों को उकसा रहे हैं। हुगो कहता है हमें पहले एम्परर को प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि वो सभी लोग कासल की ओर ही बढ़ रहे हैं। कामिलिया कहती है क्या तुम हमें दोबारा धोखा नहीं देने वाले हो? हुगो कहता है मैं वाला ऐसा क्यों करूंगा, मैं पूरी तरह अवेयर हूँ कि एम्परर ने हमें बचाया है और अब मैं इस बार डिसेंट लाइफ जीना चाहता हूँ। कामिलिया उससे कहती है तुम जाओ और जाकर एम्परर को प्रोटेक्ट करो, यहाँ पर हम संभाल लेंगे। वहाँ पर मार्क्विस बेल जेराल्ड के साथ था और वो दोनों शिप से क्रेटोस की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे। कामिलिया कहती है ये तो बहुत बुरी कंडीशन है। जेक कहता है मार्क्विस बेल को तो मरा होना चाहिए था। दूसरे सीन में जिल राव से कहती है प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। राव कहता है अगर तुम हार्डेस के बारे में परेशान हो तो तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो चाहता तो इस पूरे टाउन को पलक झपकते ही बंजर भूमि में बदल देता। जिल कहती है अगर उसने ऐसा किया तो वो और भी अकेला पड़ जाएगा। तो राव कहता है भले ही वो कोई भी डिसीजन ले लेकिन स्पेयर के जैसी लड़कियां हमेशा उसके सामने आती रहेंगी। जिल कहती है क्या वो स्पेयर गॉडेस क्रेटोस थी? राव कहता है अगर तुम्हें प्रिसाइसली बताऊं तो वो बस एक गॉडेस का पीस है। राव कहता है क्या तुमने मैजिक शील्ड के बारे में सुना है? जिल कहती है हाँ, कामिलिया ने मुझे इस बारे में बताया था, इस वजह से गॉडेस अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकती। राव कहता है इसलिए वो एक सूटेबल पात्र ढूंढ रही है और वो पात्र 14 साल या उससे बड़ी लड़की का शरीर होना चाहिए। अगर उससे ऐसी कोई लड़की नहीं मिलती है तो वो किसी भी लड़की पर कंट्रोल कर सकती है। मिस स्पेयर उनमें से एक है और तुम हार्डेस को गॉडेस की लव से प्रोटेक्ट करने वाली शील्ड हो। क्रेटोस गॉडेस ऑफ लव है, अगर वो किसी को प्यार करती है तो उसे लगता है कि वो उसके साथ जो चाहे वो कर सकती है। जिल कहती है फिर तो अगर तुम उस स्फीयर से शादी कर लोगे तो सारे इश्यू अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएगा। राव कहता है बिल्कुल नहीं, वो ड्रैगन एम्परर हार्डेस के पीछे है और मैं ड्रैगन गॉड हूँ, एक वीपन और उसका गार्डियन। जिल कहती है लेकिन तब क्या जब एम्परर उस स्फीयर से शादी कर ले और तुम बाद में उसे यूज कर लो। राव कहता है तुम्हें पता है ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, वो गॉडेस बहुत ज्यादा जीलस है, अगर एक भी स्टेप गलत हुआ तो पूरी दुनिया की फीमेल खत्म हो जाएंगी। और इसके अलावा अगर हार्डेस उससे शादी भी कर लेता है तो तुम्हें क्या लगता है वो उसकी प्रीवियस वाइफ को वैसे ही छोड़ देगी, तुम भी मारी जाओगी। जिल कहती है शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर मैं मैजिक शील्ड हूँ तो मुझे अनलॉक करने से क्या फायदा? राव कहता है ये तुम्हारा अच्छा क्वेश्चन है, इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता। वो कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि गॉडेस को कैसे रोका गया जब उसने ब्लैक स्पीयर का फॉर्म ले लिया? तो जिल कहती है उस मिथ के अनुसार ड्रैगन कंसोर्ट ने हेवनली स्वॉर्ड को अपने अंदर घुसा लिया और गॉडेस को अपने साथ ही सील कर लिया। राव कहता है क्योंकि तुमने ड्रैगन कंसोर्ट रिंग पहनी है इसलिए वो तुम्हारे पीछे जरूर आएगी। ऐसा बोलकर राव हेवनली स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। जिल कहती है तो इसका मतलब तुम मुझे गॉडेस के साथ साथ काट दोगे, तुम्हारा शुरुआत से यही प्लान था इसलिए तुमने मुझे ड्रैगन कंसोर्ट बनाया। अगर ऐसा ही है तो तुम मुझे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? ये तो बिल्कुल अपोजिट लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो इन सब चीजों के पीछे है? मैं तो एक ऐसी पर्सन हूँ जिसका गॉडेस को मारने के लिए यूज किया जाना चाहिए, लेकिन वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। राव कहता है उसने अभी रियलाइज नहीं किया है कि उसके पास गॉडेस को मारने का एक आसान तरीका भी है, लेकिन मैं उसकी तरह नहीं सोच सकता क्योंकि मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है। जिल कहती है राव मुझे यहाँ से जाने दो, मैं उस गॉडेस को बाहर निकालूंगी। राव कहता है ये इम्पॉसिबल है, केवल हेवनली स्वॉर्ड ही उसे हरा सकती है। वो कहती है इसलिए मैं तुम्हारी यूज करूंगी, हमारे पास ज्यादा टाइम
नहीं है, मुझे बस उस गॉडेस को हराना है और सारी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। राव कहता है तुम इसे बहुत लाइटली ले रही हो। जिल कहती है मुझे फ्यूचर पता है, ये डिस्ट्रैक्शन बस बेलवर तक ही नहीं रोकेगा, प्रिंस जेराल्ड एम्पायर को खुश करता रहेगा। ये लड़ाई क्रेटोस के विरुद्ध एक वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी। भले ही वो एम्पायर को बचाने के लिए लड़ता रहे, लेकिन लोग उसे क्रिटिसाइज करते रहेंगे। क्या तुम इस तरह के फ्यूचर को एक्सेप्ट कर पाओगे? मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, अगर मैं फेल होती हूँ तो तुम मुझे और उस गॉडेस को एक साथ मार देना। और राव कहता है हम तो तुम्हारा यूज करना चाहते थे। जिल कहती है तो तुमने वो शुरुआत से क्यों नहीं किया? उसने मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों की? अगर वो किसी से हेल्प करने के लिए क्यों नहीं कहता है? उसकी यही बात मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है। राव कहता है ऐसा तो नहीं है तुम्हारी हार्डेस्ट के लिए फीलिंग है। जिल कहती है मैं बस गुस्सा हूँ, उसने मेरे सामने ही उसे एक सातिर वुमेन कहा जैसे वो उसे लंबे समय से जानता है। राव कहता है वो इसलिए क्योंकि वो उसे हेट करता है, उसने बचपन से ही उसके लिए काफी प्रॉब्लम खड़ी की है। जिल कहती है तो इसका मतलब वो सच में एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। राव कहता है वो तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाना चाहता है, लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं करता ताकि तुम गॉडेस की नजरों में ना आ जाओ। जिल कहते हैं इसलिए तो वो मुझे पर्सनली मारने के लिए आई। ड्रैगन गॉड और ड्रैगन एम्परर तुम दोनों ही हेल्पलेस हो। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम दोनों ने ये रियलाइज नहीं किया तुम्हारे एक्शन औरतों को और भी गुस्सा दिलाते हैं। वो अपने मन में कहती है मैं उसके इस इडियट बिहेवियर को पसंद कर रही हूँ, इसका मतलब मैं खुद भी एक होपलेस हूँ। आखिर मैंने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि मैं पहले प्यार में नहीं पड़ूंगी? मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसके साथ प्यार में पड़ना सेफ है या नहीं, लेकिन क्योंकि मैं उसे प्यार करती हूँ इसलिए मैं उसे बचाऊंगी। ऐसा बोलकर वो बैरियर को तोड़ देती है। हमें आर्टिस का बचपन दिखाया जाता है जिसमें वो कहता है आखिर ऐसा क्यों है कि मेरे पास पेरेंट्स और सिबलिंग है लेकिन फिर भी वो मेरे पास नहीं है। और राव कहता है सॉरी इसमें सारी मेरी गलती है, तुम मेरा जन्म हो इसलिए जो चीज मैंने पीछे छोड़ी है तुम्हें उसका भुगतान करना पड़ रहा है। आर्टिस कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है राव, ये सारी गलती उस गॉडेस की है। उसका कर्ज जैसे वो लव कहती है उसी ने सारे लोगों को मुझसे दूर कर लिया, किसी की कोई गलती नहीं है, मुझे बस उस गॉडेस के कर्ज से छुटकारा पाना है। राव कहता है जब तुम एक ड्रैगन कंसोर्ट ढूंढोगे तो वो तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी, तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हार्डेस कहता है जब तक वो कर्ज नहीं टूट जाता मैं खूब पढ़ूंगा और एक अच्छा एम्परर बनूंगा। मैं इतना ताकतवर बन जाऊंगा कि सभी को गॉडेस से बचा सकूं। प्रेजेंट सीन में टाउन के लोग हार्डेस से कह रहे होते हैं हमारी वाइफ और हमारी डॉटर को हमें वापस करो, क्या तुम इस लैंड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? गॉडेस हार्डेस से कहते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो तुम्हें प्यार करता है? ऐसा कोई भी नहीं है, तुम एक मॉन्स्टर हो जो एक ऐसी लड़की का यूज कर रहा है जिसने हमेशा तुम्हें खुश रखने का वादा किया है। तुम जैसे से कोई भी प्यार नहीं कर सकता सिवाय मेरे। हार्डेस कहता है शायद तुम ठीक कह रही हो, असलियत में मेरा भाई भी मुझे हेट करता है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो चाहता है कि मैं जीऊं। तभी उसे जिल की बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि वो चाहती है कि वो जिए। हार्डेस कहता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, भले ही मैं एम्परर हूँ, अगर मैं एम्परर भी नहीं होता तो अभी गॉडेस इस पूरी भूमि को तबाह कर देती। मैं श्योर हूँ कि राव इस भूमि को हर कीमत में बचा लेगा, भले ही उसे अपने आप को खोना क्यों ना पड़े। आखिर मुझे कब तक ऐसे प्रिटेंड करना होगा कि मैं फ्यूचर में बिलीव करता हूँ? मुझे बस सभी लोगों को मार देना चाहिए। तभी जिल वहाँ के एक बेल टावर पर आ जाती है। वो कहती है गॉडेस क्रेटोस मेरे सामने आओ, मैं हूँ जिल कार्वेल एम्परर की वाइफ, अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो टाउन की और औरतों और लड़कियों को कर्ज करना बंद करो, तुम्हारा काम बस मुझसे है, उन्हें अकेला छोड़ दो। हार्डेस टी और शराब सिर्फ मेरा है और मैं तुम्हें उसे नहीं लेने दूंगी। हार्डेस ये देखकर कहता है क्या तुम मुझ जैसे मॉन्स्टर को प्रोटेक्ट करोगी? उसे जिल की वही बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगी और खुश रखेगी। राव कहता है आखिर तुम मुझसे चैलेंज क्यों कर रही हो? जिल कहती है अगर मैं ऐसा करूंगी तो टाउन के सभी लोगों को लगेगा कि इस कर्ज और आग की वजह गॉडेस है, एम्परर नहीं। राव कहता है वो औरत एक गॉडेस के रूप में पूजी जाती है, अगर एक दूसरी वूमेन इस बात को अनाउंस करे कि जिस आदमी को वो लेना चाहती है वो उसका है तो उसके लिए इस बात पर गुस्सा न करना इम्पॉसिबल है। वो स्पीयर बाहर निकलकर जिल की ओर आने लगता है। हार्डेस जिल से कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिल कहती है आपसे कोई नहीं बोल रहा है इसलिए शांत रहिए वरना मैं आपको पंच मार दूंगी। वो कहता है तुम मुझे पंच मारोगी? तुम्हें पता है मैं एम्परर हूँ। जिल कहती है अगर आपको ये पसंद नहीं है तो वो कीजिए जो एक एम्परर को करना चाहिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपके चेहरे के बजाय आपके पेट में पंच मारूंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता भले ही वो एक गॉड है, लेकिन अपने आप को दूसरी वूमेन के द्वारा मत दबने दीजिए। आपकी हैप्पी फैमिली प्लानिंग के बारे में क्या हुआ? मुझे दिखाइए कि आप उसे चाहते हैं। तभी वो स्पीयर जिल के सामने आ जाती है। जिल उस पर अटैक कर देती है, वो दोनों हवा में फाइट करने लगते हैं। जिल वहाँ से दूर जाती है लेकिन वो गॉडेस भी उसका पीछा करती है। वो बहुत सारे स्पीयर में डिवाइड हो जाती है और टाउन के लोगों पर अटैक करने लगती है, लेकिन जिल उसे अपनी शील्ड से रोकने की कोशिश करती है। टाउन के सभी लोग इस चीज को देख रहे थे, स्पीयर संख्या में बहुत ज्यादा थे। जिल की शील्ड बस टूटने वाली थी, तभी एक दूसरा बैरियर जिल की शील्ड को कवर कर लेता है। बैरियर एम्परर ने बनाया था, वो सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा था। सभी लोग इस चीज को देखकर हैरान थे। जिल अपनी स्पीड और ताकत बढ़ाकर उस स्पीयर से बहुत तेजी से लड़ने लगती है। राव कहता है तुम कितनी ताकतवर हो? जिल कहती है मैं अपनी मैजिकल एनर्जी को बहुत तेजी से कंज्यूम कर रही हूँ, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं सह पाऊंगी, मुझे इसकी मेन बॉडी पर स्ट्राइक करना होगा। वो अपने मन में कहती है लेकिन मैं गॉडेस के असली फॉर्म को कैसे रिवील करूंगी? मैं इस राइड उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। वो इवनली स्वॉर्ड को दूर फेंककर कहती है चलो एक औरत की तरह 1 by 1 फाइट करते हैं। वो सभी स्फीयर एक सिंगल स्फीयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो गॉडेस तेजी से जाकर जिल पर अटैक करती है। तुम्हें याद है या नहीं है, लेकिन हम दोबारा मिल रहे हैं। गॉडेस कहती है आखिर तुम्हें वो सारी चीजें कैसे याद है? जिल अपने मन में कहती है इसका मतलब गॉडेस ने मुझे टाइम में पीछे भेजा है। गॉडेस कहती है आखिर इतने लोगों में से तुम्हें ड्रैगन कंसोर्ट क्यों बनाया गया? उसे मुझे वापस दो, वो मेरा है। जिल अपने मन में कहती है ये सिचुएशन बिल्कुल उसी रात की तरह है, लेकिन इस पल मैं चीजों को खत्म कर दूंगी, मैं तुम्हें उसे नहीं लेने दूंगी। वो उससे कहती है वो कभी भी तुम्हारा नहीं था, केवल मैं ही हूँ जो उसे प्यार करती है। अगर तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती है तो कभी भी दूसरे के हस्बैंड के पीछे मत जाया करो। ऐसा बोलकर वो उस स्पीयर को तोड़ देती है और उसे दूर फेंक देती है। वो कहती है ऐसी चीजें बस औरत की जीलसी की वजह से होती है, बहुत ज्यादा मैजिकल एनर्जी यूज करने की वजह से वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन जेराल्ड उसे पकड़ लेता है। वो कहता है बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें बहुत आसानी से अपने साथ ले जाऊंगा। जेक और कामिला वहाँ पर आ गए थे। जेराल्ड कहता है अगर तुम ऐसे नहीं मानोगी तो तुम्हें उनके जीवन के बदले में मेरे साथ चलना होगा। जिल अपने मन में कहती है मुझे कैसे भी करके मूव होना होगा। जेराल्ड उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन हार्डेस पीछे से उस पर अटैक करता है और जिल को बचा लेता है।
देता है। राव उससे कहता है मुझे इतना दूर फेंकने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिल कहती है मैं खुश हूं कि तुम सेफ हो। अभी जेराल्ड उन पर पीछे से अटैक करने वाला होता है, लेकिन हार्डेस उसे नीचे गिरा देता है। जेराल्ड कहता है क्या तुम हमारे किंगडम के अगेंस्ट वॉर करना चाहते हो? हार्डेस कहता है बिल्कुल भी नहीं, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं टूटे स्पीयर, मेरा मतलब गॉडेस ऑफ स्पीयर को लेकर इस बारे में सोच रहा था। जेराल्ड कहता है क्या तुम हमारे किंगडम की गॉडेस का मजाक उड़ा रहे हो? हार्डेस कहता है अगली बार मैं अपनी वाइफ का यूज नहीं करूंगा, मैं खुद उसे फेस करूंगा, मैं उसे अपनी वेडिंग में इन्वाइट करूंगा, अगर वो अपनी टूटे फॉर्म में आ सकती है तो आए। मैं श्योर हूँ इतनी लंबी यात्रा के बाद तुम थक गए होगे और हमें दोबारा देखना नहीं चाहोगे। वो उसे एक मैजिकल बॉल में बंद कर देता है। वो उससे कहता है मैं तुमसे पहले ही कहा था, मैं और तुम बिल्कुल डिफरेंट लेवल पर है, और वो उस बॉल को अपनी स्वॉर्ड से दूर फेंक देता है। जिल कहती है वो कहाँ जाकर गिरेगा? हार्डेस कहता है शायद राकिया माउंटेन के आसपास। सुबह हो जाती है और उन्होंने मार्कोस वेल को भी पकड़ लिया था। हार्डेस उसका शुक्रिया करता है। जिल कहती है मैंने कुछ भी ऐसा खास नहीं किया। हार्डेस कहता है नहीं, वो तुम ही हो जिसने इस टाउन को गॉडेस से बचाया है। वो उसके सामने झुककर कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता है ऐसी कई सारी चीजें हैं जो मुझे कहनी है, लेकिन इस समय पर मेरा हृदय पूरा भरा पड़ा है और केवल यही शब्द है जो मेरे मुंह से बाहर आए हैं। जिल अपने मन में कहती है ऐसा लगता है मुझे इस बात को एडमिट करना ही होगा। वो उससे बोलने वाली होती है, लेकिन इतने सारे लोग होने की वजह से वो उसे कुछ बोल नहीं पाती है और उससे कह देती है सच कहूँ तो मैं आपको छोड़ना चाहूंगी। ऐसा सुनकर वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो दोनों बेडरूम में होते हैं। हार्डेस कहता है तुमने बस मुझे मार ही दिया था, तुमने एम्परर को मारने का क्राइम किया है। जिल कहती है मुझे ब्लेम मत कीजिए, मेरी पूरी बात सुनने से पहले ही आपकी हार्ट बीट रुक जाती है। हार्डेस कहता है तो इसका मतलब तुम मुझे प्यार करती हो? जिल कहती है आप इस बारे में मुझसे कितनी बार पूछने वाले हैं, मैं आपको पहले प्रॉपर्ली कन्फेस कर चुकी हूँ। राव आकर कहता है तो तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। हार्डेस कहता है इसमें जिल की गलती है, वो मुझसे कोल्डली बातें कर रही है। जिल उससे कहती है और आपके बारे में क्या? हार्डेस कहता है वेल मैं भी तुम्हें वो से आई लव यू कहने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कह पाता। वो कहता है मैं तुम्हें बाद में आंसर दूंगा। जिल कहती है ये इतना बड़ा भी नहीं है, मुझे इसके बिहेवियर से सब कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा लगता है इस समय पर ये बिल्कुल हार्मलेस है। जिल कहती है उसे छोड़ो, टाउन के लोगों ने अपनी रेस्पेक्ट शो करने के लिए काफी सारे गिफ्ट दिए हैं। उनमें से एक गिफ्ट में एक शॉल भी थी जिस पर लिखा था कि बाहर सर्दी पड़ रही है, एम्परर को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। हार्डेस कहता है तो वो मेरी हेल्थ की परवाह करते हैं। जिल कहती है मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, ऐसा लगता है कि उन्हें समझ में आ गया है कि कर्ज में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो राव कहता है लेकिन ये बस बेल वर्क तक ही है। जिल कहती है कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। हार्डेस कहता है तुम सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। जिल कहती है आप बस सीडो को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। हार्डेस कहता है राव तुम्हें क्या लगता है कि जिल मुझे सच में पसंद करती है? राव कहता है मुझसे अपने पागलपन के बारे में मत पूछो, मैं बाहर खाने जा रहा हूँ। हार्डेस कहता है अगर तुम मुझे अबांडन करके यहाँ से गए तो मैं तुम्हें उस स्पेयर की तरह टुकड़ों में तोड़ दूंगा। तो राव कहता है तुम मुझे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, मैं लॉजिक का ड्रैगन गॉड हूँ, मैं कोई ऐसी गॉडेस की तरह नहीं हूँ जो प्यार में टूटी हुई है। हार्डेस कहता है जिल तुम मुझसे इसलिए गुस्सा थी क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं बुलाता हूँ, लेकिन तुम भी तो मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाती हो। उसका लाल चेहरा देखकर हार्डेस कहता है लेकिन अब मुझे कॉन्फिडेंस हो गया है कि तुम मुझे प्यार करती हो और मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। वो जिल को पकड़कर कहता है अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो प्लीज इसे एक बार दोबारा कहो। जिल कहती है आपको पहले इस बारे में पता है इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, अगर आप ऐसे ही अपना वक्त जाया करते रहेंगे तो मुझे सच में गुस्सा आ जाएगा। हार्डेस कहता है मैंने ये बात रात से सीक्रेट रखी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को जानो, मैंने कभी भी फ्यूचर में बिलीव नहीं किया है, मेरी हैप्पी फैमिली का प्लान भी एक सपना था। मैं नहीं चाहता था कि गॉडेस जो चाहे वो करे और राव उससे दुखी हो, इसलिए मैंने एक रेस्पेक्टेबल एम्परर बनने का एक्ट किया, इसलिए मैं अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ और इस बात को राव को भी नहीं बता सकता हूँ। जिल अपने मन में कहती है ये बात सिर्फ ये मुझे बता रहा है। हार्डेस कहता है मेरी वजह से तुम इतनी डेंजरस सिचुएशन में फंस गई और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। जिल कहती है ये सच नहीं है, आपने भी अपनी पूरी कोशिश की। हार्डेस कहता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ कि अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो पता नहीं मैं क्या करूँगा। जिल कहती है मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। हार्डेस कहता है क्या तुम मुझसे एक बार और कहोगी कि तुम मुझे प्यार करती हो? जिल कहती है वो मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक दिन में 3 बार से ऊपर इस बात को नहीं कहूँगी। हार्डेस उसे किस कर देता है। वो कहता है हमारे आसपास कोई नहीं है तो मुझे लगा ये ठीक है, तुम सच में बहुत क्यूट लगती हो। जिल उसे थप्पड़ लगा देती है। राव अपने मन में कहता है बिना प्यार के तुम उस गॉडेस को नहीं हरा पाते, सच में तुम्हें दोनों को अभी बहुत सारी चीजें सीखनी है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूँ अगले